हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं 12 जुलाई के सभी करंट अफेयर को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है। पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आइए चलते हैं 12 जुलाई का सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पांडुलिपि विरासत पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? पहले तो यहां पर बात कर लेते हैं मनुस्क्रिप्ट के बारे में। पांडुलिपि प्राचीन काल में क्या होता था, लोग जब लिखते थे तो डॉक्यूमेंट्स के रूप में चीजों को सेव करते थे। अब उस वक्त कागज तो था नहीं, तो किसी भी तांबे की प्लेट पर, किसी कपड़े पर, किसी अदर मेटल की प्लेट पर उन चीजों को लिखा जाता था जो भी वो लिखना चाहते थे। अब वो जो हमारे पास इतिहास अवेलेबल है, किसी धातु पर लिखा गया, किसी तांबे की स्लेट पर लिखा गया, कपड़े पर लिखा गया, यही कहलाता है मनुस्क्रिप्ट। इसके अलावा शिलालेखों पर भी लिखा जाता था, पत्थरों पर भी लिखा जाता था। जैसे अशोक के काफी सारे शिलालेख मिले हैं, तो ये जो शिलालेखों पर लिखा जाता था, इन्हें इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। यहां पर बात हो रही है मनुस्क्रिप्ट की। तो हाल ही में पांडुलिपि विरासत पर वैश्विक सम्मेलन का अनाउंसमेंट किया गया है। 2025 में यह आयोजित किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। आंसर हो जाएगा आंसर डी। आप यहां पर एक इमेज देखेंगे, हो सकता है आपको क्लियर ना दिखे। ये किसी प्रकार की लकड़ी पर लिखा गया है या फिर किसी प्लेट पर लिखा गया है, कपड़े पर लिखा गया है, तो इस तरीके से इसे सेव किया जाता था। हमारे इतिहास, हमारे कल्चर को जानने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको इससे इंडिया के इतिहास के बारे में पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता या किसी भी प्रकार की सभ्यता के प्रमाण भी यहां से मिलते हैं। हालांकि देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमाण है ना, वो तो हमें खुदाई से मिली हुई चीजों से है, क्योंकि उस वक्त की जो लिखावट है उसको क्रैक तो किया नहीं जा सका। उसके अलावा अदर सभ्यता के जो प्रमाण हैं वो हमें मनुस्क्रिप्ट के रूप में देखने को मिल जाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनाउंस किया है कि भैया भारत में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज का आयोजन किया जाएगा सितंबर 2025 में। 11 से लेकर 13 सितंबर तक यह आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली के भारत मंडपम में। इसकी थीम को अनाउंस किया गया है। थीम है रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लिगेसी थ्रू मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज। थीम रखी गई है इस कॉन्फ्रेंस की। आयोजन 11 सितंबर को शुरू होगा, क्योंकि 11 सितंबर एक ऐतिहासिक डेट है। आपको पता है 11 सितंबर 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। तो उसी की याद में, जो 1893 की घटना है, इसकी याद में ही 11 सितंबर की डेट को चुना गया है इस कॉन्फ्रेंस के लिए। भारत में मनुस्क्रिप्ट को बचाने के लिए 2025 में ही ज्ञान भारतम मिशन को भी लॉन्च किया गया। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं कि कॉन्फ्रेंस में किन चीजों पर डिस्कशन किया जाएगा। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा मनुस्क्रिप्ट को बचाने का प्रयास किया जाएगा। इस पर चर्चा की जाएगी कि कैसे बचाया जा सकता है। मनुस्क्रिप्ट को बचाना और फिर उसे डिजिटली तौर पर अवेलेबल करवाना, मतलब उसे डिजिटली फॉर्म में भी रखा जाए, ताकि कभी अगर मनुस्क्रिप्ट को कुछ होता है तो फिर डिजिटली फॉर्म में हमारे पास डेटा अवेलेबल हो। कॉन्फ्रेंस में भारत और अदर कंट्रीज के 500 से ज्यादा डेलीगेट्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे सितंबर मंथ में। एक जो नई चीज यहां पर निकल के आई वो है ज्ञान भारतम मिशन। ये 2025 में अनाउंस किया गया था बजट में। नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसका नोडल मिनिस्ट्री है। 9 जून 2025 को इसे देश में लागू किया गया है। भारत में मनुस्क्रिप्ट का प्रोटेक्शन करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, बचाना, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य। लास्ट मंथ 9 जून को ही इसे लागू किया गया, जिसका टोटल बजट रखा गया है 60 करोड़। वैसे इंडिया में इसके पहले भी एक योजना थी मनुस्क्रिप्ट को बचाने के लिए। अगर उसकी बात करें तो नेशनल मनुस्क्रिप्ट्स मिशन के नाम से इसे जाना जाता था। 2003 में इसे शुरू किया गया था और इसी का ही नया रूप है, मॉडिफाई रूप है ज्ञान भारतम मिशन। तो हम नेशनल मनुस्क्रिप्ट्स मिशन की बात करें, 2003 में लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। इस मिशन के तहत 32 मनुस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर इन मनुस्क्रिप्ट को सेव किया जाएगा।
ऐसे सेंटर बनाए जा चुके हैं। तो उस वक्त केवल 3-4 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट दिया गया था। अब जो नई स्कीम आई है ज्ञान भारतम मिशन, उसके लिए बजट बढ़ा दिया गया है 60 करोड़ रुपए तक 2025 में। क्लियर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र इनिशिएटिव किस राज्य में शुरू किया गया है? यह इनिशिएटिव शुरू किया है असम राज्य ने। उद्देश्य आपको क्लियर हो जाएगा, वैसे क्वेश्चन में भी क्लियर हो जाता है कि ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो होता रहता है, क्या होता है कि जंगल खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे केस में जो जंगली जानवर है, यहां पर बात हो रही है हाथियों की, तो हाथी भोजन की तलाश में शहरों की तरफ आ जाते हैं और काफी बार खेतों को नष्ट कर देते हैं और इंसानों और हाथियों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। इंसान भी मरते हैं और हाथी भी मारे जाते हैं। तो इन दोनों के संघर्ष को खत्म करना, हाथियों को सेव करना, गज मित्र इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। असम सरकार ने हाल ही में इसे राज्य में लॉन्च किया है। तो असम के 5 जिलों में अभी के लिए इसे लागू किया गया, आगे बढ़ाया जाएगा इसे। इसके तहत जंगल को ज्यादा हरा भरा बनाया जाएगा, जंगल में वृक्षारोपण किया जाएगा ताकि जो हाथी हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट ना करना पड़े, क्योंकि जंगल खत्म होंगे तो खाने की तलाश में वो माइग्रेट करेंगे, शहरों की तरफ आएंगे और कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इसे खत्म करना, एलिफेंट के लिए कॉरिडोर बनाना प्रॉपर 2 जंगलों के बीच में, 2 फॉरेस्ट एरियाज के बीच में, और लोगों को अवेयर करना एलिफेंट बिहेवियर के बारे में कि भैया वो कैसे बिहेव करते हैं, उनको कैसे संभाला जा सकता है, कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट को टाल सकते हैं। इन सब के बारे में लोगों को सिखाया जाएगा गज मित्र इनिशिएटिव के तहत। तो असम गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, याद रखिएगा। एआई कैमरे लगाए जाएंगे, एलिफेंट को डिटेक्ट किया जाएगा, उनको मॉनिटर किया जाएगा कि उनकी मूवमेंट कहां कहां देखने को मिलती है, तो लोगों को उस क्षेत्र से अलग रखा जा सकेगा। असम की कैजुअली बात कर लेते हैं, वैसे तो हमने डिस्कस किया है लेकिन डेटा पूछा जाता है तो हम बात करेंगे। दिसपुर असम की कैपिटल है, पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। लक्ष्मण आचार्य असम के गवर्नर, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम। यहां पर विधानसभा की सीटें हैं 126, राज्यसभा की सीटें हैं 7 और लोकसभा की सीटें देखने को मिलती है असम में 14। आगे, नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? वैसे देखिए, फीफा जो है ना, जो इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है, हर साल फीफा की रैंक, हर महीने फीफा की रैंक जारी करता है। रिसेंटली जुलाई 2025 में इसने फीफा रैंक जारी की और इसमें जो मेंस फुटबॉल टीम है इंडिया की, उसको फीफा रैंकिंग में 133 रैंक पर रखा गया। अब आप बोलेंगे सर हर मंथ जारी करता है तो कितने मंथ का याद रख पाएंगे? देखिए, याद मत रखिए, लेकिन यहां पर ये इंपॉर्टेंट है डेटा। वो इसलिए क्योंकि 9 साल के बाद इंडिया की सबसे निचली रैंकिंग आई है फीफा में। आखिरी बार 2016 में इंडिया की फीफा रैंकिंग थी 135। उसके बाद इंडिया कभी इतनी नीची रैंक पर नहीं गया, लेकिन इस बार 2025 में जुलाई मंथ में हम 133वीं रैंक पर हैं। सबसे हाईएस्ट रैंक फीफा की रैंकिंग में अभी तक हमारी 94 रही है और ये 1996 में गई थी। ठीक है, तो इस बार जुलाई 2025 में एक बार फिर से हम 133 रैंक पर है फीफा की रैंकिंग में। टॉप फुटबॉलर जो मेंस टीम है उसमें पहले पर आती है अर्जेंटीना, सेकंड पर स्पेन, थर्ड पर फ्रांस। जैसे 3 याद रख लें, उसके बाद तो क्या याद रख पाएंगे, तो अर्जेंटीना पहले पर है, यह हमको याद रखना चाहिए। इंडिया की रैंक जुलाई 2025 में क्या है फीफा रैंकिंग में? 133। डन। फीफा इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है, पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल खेलों के अंतरराष्ट्रीय मैचों का आयोजन करवाता है। फीफा रेगुलेट करता है, गवर्न करता है फुटबॉल खेलों को। 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है और प्रेसिडेंट के पद पर जियानी इन्फेंटिनो है वर्तमान में फीफा के। ठीक है, स्विस इटालियन फुटबॉलर हैं जो कि फीफा के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं। 100 आवर जीएस का कोर्स एसएससी सीजीएल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, यहां पर आपको जीएस का पूरा कोर्स तो मिल ही रहा है, इसके अलावा आपको 20 मॉक टेस्ट जो कि सीरीज है यूट्यूब पर,
स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए, उसके मॉक टेस्ट भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा 9 मास्टर वीडियो स्पेशली एसएससी सीजीएल के हर सब्जेक्ट के, उनके भी मॉक टेस्ट और आपको पीडीएफ वहां पर अवेलेबल हो जाएगी आपके कोर्स के साथ में। तो अभी के लिए आप इसे काफी अफोर्डेबल प्राइस में ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है 100 आवर कोर्स की, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में स्पेशली एसएससी सीजीएल में जीएस का जो पोर्शन होता है ना, वहां पर स्कोर काफी मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए। जीएस के जो पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर जीएस का जो पोर्शन है, उसके कारण तो आप यहां पर बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से पूरे जीएस को कवर कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप इसे इजीली अवेल कीजिए। कोई भी अडल आता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है, तो हेल्पलाइन नंबर आपके लिए रहता ही है, आप कॉल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। श्रावणी मेले का आयोजन हर साल कहां किया जाता है? भारत में हर साल श्रावणी मेला आयोजित किया जाता है झारखंड के देवघर में। देखिए, ये श्रावण मास से संबंधित मेला है, जो अभी महीना शुरू हुआ है, सावन का महीना, उससे संबंधित है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है श्रावणी मेला। ठीक है, झारखंड राज्य में यह आयोजित किया जाता है। झारखंड में एक मंदिर है बैजनाथ धाम, यहां पर इसका आयोजन किया जाता है। हिंदू त्योहार श्रावण मास में नॉर्मली जुलाई अगस्त में इसका आयोजन किया जाता है और 1 महीने तक चलता है। 4 लाख से ज्यादा लोग हर साल यहां पर हिस्सा लेते हैं। भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि सावन महीना भगवान शिव से संबंधित है। यहां पर जो तीर्थ यात्रा निकाली जाती है ना, उसे कावड़ यात्रा कहा जाता है। वैसे पूरे इंडिया में फेमस है, लेकिन यहां पर श्रावणी मेले की बात हो रही है। 2 पर्टिकुलर प्लेस के बीच में कावड़ यात्रा होती है। एक तो झारखंड के सुल्तानगंज में अजगेबी नाथ धाम मंदिर है शिव जी का, वहां से गंगा जल इकट्ठा किया जाता है और लगभग 105 किलोमीटर दूर ले जाकर बाबा बैजनाथ मंदिर में इसे चढ़ाया जाता है। तो ये जो पूरा मेला इस टाइम पीरियड में 1 महीने का आयोजित किया जाता है झारखंड में, वो श्रावणी मेले के नाम से जाना जाता है। झारखंड के देवघर में इसका आयोजन किया जाता है, भगवान शिव को समर्पित। वैसे झारखंड का एक मेला और काफी फेमस है, जो हम डिस्कस करते रहते हैं, हमने किया होगा पहले, सरहुल महोत्सव या सरहुल त्योहार। झारखंड में जो आदिवासी समुदाय हैं, जो ट्राइबल्स कम्युनिटी है, वो सरहुल त्योहार मनाती है। हो, मुंडा, संथाल, जितने भी ट्राइबल्स हैं, वो सरहुल त्योहार मनाती है बसंत ऋतु में। स्पेशली साल वृक्ष की पूजा की जाती है झारखंड में। वैसे काफी सारी ट्राइबल कम्युनिटी भारत में ऐसी है जो कि साल वृक्ष की पूजा करती है, तो सरहुल त्योहार में भी झारखंड में साल वृक्ष की पूजा की जाती है, बसंत ऋतु में मनाया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, एक इंपॉर्टेंट त्योहार है झारखंड का। इसके अलावा करम त्योहार, जावा, तुसु परब, करम उत्सव, रोहिणी और तुसु, जैसा तुसु परब होता है, तुसु भी होता है। तो ये सारे झारखंड राज्य में ही मनाए जाने वाले अदर फेस्टिवल है। झारखंड की कैपिटल है रांची, गवर्नर है संतोष गंगवार। हेमंत सोरेन यहां पर सीएम के पद पर हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या है 81, लोकसभा की है 14 और राज्यसभा की है 6 सीटें। केट बॉन्ड जो हाल ही में खबरों में रहा, क्या है? तो वर्ल्ड लेवल पर एक बॉन्ड काफी फेमस हो रहा है, केट बॉन्ड, है ना, काफी सुर्खियों में, काफी समाचार में है। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में धन जुटाने के लिए बनाया गया एक वित्तीय साधन, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसे देखा जा रहा है केट बॉन्ड को, ताकि डिजास्टर की कंडीशन में, प्राकृतिक आपदा की कंडीशन में धन जुटाया जा सके। तो यह है केट बॉन्ड। आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए, लगातार हम अभी देख रहे हैं कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण, काफी सारी प्रॉब्लम है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण लगातार डिजास्टर की प्रॉब्लम, आपदाओं की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रही है। सारे देश ग्रसित है, कहीं चक्रवात आ रहा है, कभी भूकंप आ जा रहा है, कभी ज्वालामुखी उद्गार हो जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और गर्माहट, तो तापमान में वृद्धि हो ही रही है। तो ऐसे केस में काफी ज्यादा संभावना हो जाती है कि नेचुरल डिजास्टर किसी भी देश में कभी भी आ सकता है। अब गवर्नमेंट के लिए यह चैलेंज हो जाता है कि ऐसे केस में उस डिजास्टर से निपटने के लिए हम फंडिंग कहां से लाएंगे। तो यहां पर एक टर्म आता है केट बॉन्ड का, कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड के नाम से इसे जाना जाता है। केट बॉन्ड इसे शॉर्ट में कहा जाता है। गवर्नमेंट का एक बॉन्ड होगा, जिससे क्या होगा कि लोग, गवर्नमेंट इस बॉन्ड को जारी करेगी
और उस देश के लोग उस बॉन्ड को खरीदेंगे, विदेशी भी खरीद सकते हैं। उस बॉन्ड पर देखिए कंडीशन ये होगी कि जब बॉन्ड दिया जाएगा, एक मतलब पत्र आप बोल सकते हैं, लिखा हुआ एक पत्र कि भैया आपने हमको इतने रुपए दिए। तो जैसे कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसने गवर्नमेंट से ये बॉन्ड खरीदा और उसके बदले में गवर्नमेंट को पैसा दिया जितने का भी बॉन्ड है। अब ये होगा कि अगर डिजास्टर आ जाता है तब ये रिस्क है ना, लोगों के लिए रिस्क है, ये पैसा डूब जाएगा, लेकिन इस पैसे पर जो बॉन्ड लिया है व्यक्ति ने, उस पर हाई इंटरेस्ट उस व्यक्ति को मिलेगा। हाई इंटरेस्ट के लिए एक इन्वेस्टमेंट का खुल जाता है विकल्प लोगों के लिए, ये लोगों का फायदा है। तो हाई इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट आप लेते रहो, लेकिन अगर डिजास्टर आ जाता है ना, तो ये पूरे पैसे आपके डूबेंगे, क्योंकि वो पैसा गवर्नमेंट यूज कर लेगी डिजास्टर में, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, आपदा से निपटने के लिए। लेकिन इन केस अगर कोई आपदा नहीं आती है तो आपको ये पैसा भी रिफंड हो जाएगा और आपको जो इंटरेस्ट मिला वो अलग। तो यहां पर रिस्क तो है, लेकिन यहां पर पैसा कमाने का भी मौका देखा जा सकता है। तो इसको इस केस में देखा जाता है। तो ये काफी पॉपुलर हो रहा है, केट बॉन्ड नाम का वर्ड प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए गवर्नमेंट के वित्तीय साधन के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया दोनों को क्या फायदा है। गवर्नमेंट को यह फायदा है कि भाई इंस्टेंट पैसा मिल रहा है आपदाओं से निपटने के लिए, है ना, जो संचित निधि है वहां से खर्च नहीं करना पड़ेगा। नेचुरल डिजास्टर में सरकार को बैंकों से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, कमी नहीं होगी बैंकों के पास। और इसके अलावा लोगों को यह फायदा होगा कि हाई इंटरेस्ट मिलेगा, हालांकि रिस्क भी ज्यादा है तो इंटरेस्ट भी यहां पर ज्यादा मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन खुल जाता है लोगों के लिए। तो इसे कहा जा रहा है केट बॉन्ड। यूपीआई को लागू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बनेगा। आपको पता है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अभी नामीबिया की यात्रा पर थे, और नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी भारत के पीएम को सम्मानित किया गया, कल हमने डिस्कस किया था। तो नामीबिया की प्रेसिडेंट नटुम्बो नंदी नदेतुआ हमने पढ़ा था, तो उन्होंने भारत के पीएम को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। अब वहां पर इंडिया और नामीबिया के मध्य में, पीएम नरेंद्र मोदी और नामीबिया के मध्य में काफी सारे एग्रीमेंट साइन किए गए। उसमें एक एग्रीमेंट यूपीआई को लेकर भी था कि नामीबिया में यूपीआई को लागू किया जाएगा इन फ्यूचर। तो इस तरीके से नामीबिया 2025 के अंत तक यूपीआई को लागू कर लेगा अपने यहां पर, इंडियन गवर्नमेंट मदद करेगी, और इस तरीके से नामीबिया पहला अफ्रीकी देश बनेगा जो कि अपने यहां पर यूपीआई को लागू करेगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। एक पेमेंट सिस्टम है, भारत में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। पेमेंट करने के लिए एक इंटरफेस है। 11 अप्रैल 2016 को इसे लॉन्च किया गया था इंडिया। काफी सारे देशों ने अपनाया है, लेकिन पहला अफ्रीकी देश जिसने यूपीआई को अपनाया नामीबिया है। बनाने वाली संस्था है यूपीआई को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसकी शुरुआत आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। शुरुआत की गई थी 2008 में, और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में देखने को मिलता है। यह तो यूपीआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, लेकिन पहला अफ्रीकी देश जिसने यूपीआई को अपने यहां पर लागू करेगा इस साल के एंड तक, यह हो जाएगा नामीबिया। डन। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। गणेशोत्सव सबसे ज्यादा इंडिया में कहां मनाया जाता है, आप सभी को पता है, महाराष्ट्र में, है ना। तो महाराष्ट्र ऐसा भारत का पहला राज्य बना जिसने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है। फायदा क्या होगा, गणेशोत्सव तो महाराष्ट्र में पहले से ही मनाया जा रहा है, पहले से ही कार्यक्रम प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। तो फायदा क्या होगा अगर इसे राज्य उत्सव घोषित कर दिया, स्टेट फेस्टिवल घोषित कर दिया गया, तो फायदा क्या है। फायदा यह है कि अब गवर्नमेंट बजट में प्रॉपर इसके लिए फंड जारी कर सकती है, फंड आवंटित कर सकती है राज्य में गणेशोत्सव के आयोजन के लिए। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट शहर और गांवों में बड़े स्तर पर गणेश उत्सव का आयोजन करेगी। सरकार खर्चा उठाएगी क्योंकि स्टेट फेस्टिवल बन गया है। सरकार त्योहार को प्रमोट करेगी, इसका मैनेजमेंट करेगी, और ऑफिशियली पॉलिसी बना सकती है, बजट भी आवंटित किया जा सकता है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो गणेशोत्सव को राज्य त्योहार या स्टेट फेस्टिवल, स्टेट उत्सव किसने घोषित किया, तो यह महाराष्ट्र राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने गणेशोत्सव को स्टेट फेस्टिवल घोषित किया है।
अदर फेस्टिवल जो इंडिया के अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं, वैसे तो देखिए हम इंडिविजुअली सबको पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर एक बार नजर डाल लेते हैं। आंध्र प्रदेश में दशहरा मनाया जाता है, वैसे दशहरा पूरे इंडिया में, लेकिन आंध्र प्रदेश में इसे कहा जाता है दशहरा। एक मूवी भी आई थी इस पर साउथ में। उगादी फेस्टिवल मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, डेक्कन फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, और ब्रह्मोत्सवम ये मनाए जाते हैं आंध्र प्रदेश। लोसर उत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। असम में आते हैं तो अंबुबाची का मेला ये अभी लगा था, है ना, जून मंथ में। भोगाली बिहू या बिहू के नाम से जो फेस्टिवल है असम में आयोजित किया जाता है। देहिंग पटकई नाम का फेस्टिवल भी असम में आयोजित किया जाता है। बिहार में चलेंगे तो छठ पूजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिहुला पर्व काफी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में आएंगे तो मघी पूर्णिमा और बस्तर दुशहरा या दशहरा काफी फेमस है। गोवा में आएंगे तो सनबर्न फेस्टिवल गोवा का फेस्टिवल है। गुजरात में नवरात्रि पूरे इंडिया में मनाई जाती है, लेकिन इसका शुरुआत गुजरात से मानी जाती है। कच्छ उत्सव और उत्तरायणा उत्सव मनाया जाता है गुजरात में। हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो गोची फेस्टिवल मनाया जाता है। हरियाणा में बैसाखी काफी फेमस है, पंजाब में भी मनाया जाता है, और जम्मू कश्मीर में एक तो हर नवमी मनाया जाता है और एक खीर भवानी मेला उत्सव यह आयोजित किया जाता है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। पॉज करके एक बार फिर पढ़ लेना, ये पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर में, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे गए। अंबुबाची का मेला, खीर भवानी मेला, है ना, ये काफी आए हैं। तो या लोसर फेस्टिवल, तो इनको याद रखिएगा। जनजाति कार्य मंत्रालय ने किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर तलाश प्रोग्राम शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जनजाति कार्य मंत्रालय, इन्होंने जनजाति के जो स्टूडेंट है उनके उत्थान के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है, तलाश प्रोग्राम। और इसे जो शुरू किया गया एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाथ मिलाया है, यह है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ इंडिया, इसके साथ साझेदारी की है जनजाति कार्य मंत्रालय ने तलाश प्रोग्राम के लिए। पहले तो हम यह समझेंगे कि तलाश प्रोग्राम क्या है। देखिए, भारत में जो एकलव्य स्कूल से जनजातियों के स्टूडेंट के लिए ही एकलव्य स्कूल इंडिया में संचालित किए जाते हैं, आगे आपको पता चलेगा। तो इंडिया में जो एकलव्य स्कूल है उनमें पढ़ने वाले जितने भी ट्राइबल स्टूडेंट हैं, उन्हें एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए और उनका विकास करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। यह है तलाश प्रोग्राम। ऐसे बच्चों को खोजा जाएगा जिनमें अलग अलग प्रतिभा हो, तलाश की जाना है ना, तो तलाश प्रोग्राम। ठीक है। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर यहां पर हमने क्योंकि मिनिस्ट्री को मेंशन किया, लेकिन उसकी एक संस्था है मिनिस्ट्री की, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, इसने समझौता किया है यूनिसेफ इंडिया के साथ तलाश प्रोग्राम के लिए। स्टूडेंट की जो हॉबी है उनको पहचाना जाएगा कि भाई कि किस क्षेत्र में इनकी हॉबी है, उनको उन क्षेत्रों में ट्रेन किया जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा सभी स्टूडेंट का कि भाई किस क्षेत्र में उनकी हॉबी देखने को मिल रही है, तो डिटेक्ट किया जाएगा, तलाश की जाएगी। टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर छात्रों को करियर कार्ड दिए जाएंगे, करियर का गाइडेंस दिया जाएगा। करियर कार्ड में उनके लिए सबसे अच्छे करियर ऑप्शन बताए जाएंगे कि उनकी प्रतिभा के आधार पर उनके लिए क्या सही रहेगा। टीचर्स को भी ट्रेन किया जाएगा कि वो जो ट्राइबल स्टूडेंट है उनको बेहतर तरीके से पढ़ा पाए। तो यह है तलाश इनिशिएटिव। अलग अलग फेज में इसे लागू किया जाएगा। अभी केवल 75 एकलव्य स्कूल्स में इसे आयोजित किया गया है और इसके तहत 189 शिक्षकों को ट्रेन किया जा चुका है। 2025 के अंत तक भारत के सभी एकलव्य स्कूल में इन्हें लागू किया जाएगा। इंडिया में अगर हम एकलव्य स्कूल्स की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट के बोर्डिंग स्कूल है जिसमें ट्राइबल स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। ट्राइबल स्टूडेंट के लिए यह संचालित किए जाते हैं। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट इसकी देखरेख करता है, इसको मॉनिटर करता है और एकलव्य स्कूल की शुरुआत की गई थी 1999 में। तो जो जनजाति कार्य मंत्रालय है उसकी एक संस्था है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत कार्य करती है और इसकी स्थापना 2019 में की गई थी। यह है संस्था जो कि वर्तमान में एकलव्य स्कूल्स को संचालित करती है और इसी संस्था ने यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर तलाश प्रोग्राम को शुरू किया है। भरोसा नामक पहल किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में शुरू की गई है? भरोसा इनिशिएटिव,
इसे शुरू किया है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है ना, उसने शुरू किया है भरोसा इनिशिएटिव को, ताकि राज्य में अंडर रिपोर्टिंग को कम किया जा सके। अपराधों की अंडर रिपोर्टिंग क्या होती है, पहले इसको समझो। क्या होता है कि अपराध तो काफी हो रहे, लेकिन वो थाने तक जा ही नहीं पा रहे। काफी कारण हो सकते हैं, डर हो सकता है, पुलिस का भी डर हो सकता है कि भाई पुलिस कैसे बिहेव करेगी, क्योंकि हम मूवीज में जैसा देखते हैं तो पुलिस की इमेज फिर आप जानते हैं कैसी है। तो जो आम आदमी है ना, वो पुलिस से कहीं ना कहीं डरता है ना। ये एक परसेप्शन है समाज में, सोसाइटी में, लोगों के मन में। तो उस परसेप्शन को खत्म करना, और अपराधों की जो अंडर रिपोर्टिंग होती है, किसी के साथ अपराध हो गया फिर भी वो थाने जाने में डर रहा है, तो इस अंडर रिपोर्टिंग को कम करना, लोगों को, महिलाओं को उनके राइट्स के बारे में बताना कि भाई उनके क्या क्या राइट्स हैं। तो इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू किया है भरोसा इनिशिएटिव। 95 विमेन पुलिस को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे विमेन्स की जो शिकायतें हैं वो बेहतर ढंग से सॉल्व कर पाएगी। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे पूरे राज्य में, ताकि रिपोर्टिंग को बढ़ावा दिया जा सके थाने में अगर कोई भी क्राइम होता है। साइबर सिक्योरिटी और राइट्स के बारे में महिलाओं को अवेयर किया जाएगा। तो इस इनिशिएटिव को नाम दिया गया है भरोसा इनिशिएटिव। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की पुलिस के द्वारा इसे हाल ही में लॉन्च किया गया। लास्ट क्वेश्चन, शूटिंग वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2027 में शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाने वाला है इंडिया में। शूटिंग वर्ल्ड कप हर साल आयोजित किया जाता है, लेकिन यह अलग अलग फेज में, लगातार साल भर फेज में आयोजित किया जाता है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में अनाउंस किया है कि 2027 का आईएसएसएफ वर्ल्ड कप और इसके अलावा आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2028, ये दोनों ही नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप इंडिया में 6ठी बार आयोजित किया जाएगा, और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन भारत में दूसरी बार किया जाने वाला है। इस साल की जो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप है, ये अभी कंटिन्यू चल रहा है। इसका जो लास्ट फेज होगा, देखो ये जो वर्ल्ड कप है ना, इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन सीरीज है, साल भर चलती है अलग अलग फेज में। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका हर साल आयोजन करवाता है। 1986 में इसे शुरू किया गया था। अलग अलग फेज में यह आयोजित होती है। 2025 की अभी चल रही है, इसका फाइनल खेला जाएगा 4 से 9 दिसंबर 2025 में कतर के दोहा में। यह 2025 का। 2027 में इसका आयोजन कहां किया जाने वाला है? तो 2027 में इसका आयोजन होगा इंडिया में। 2025 तो अभी चल रही है अलग अलग फेज में, ठीक है। अब 2024 का जो फाइनल था ना, लास्ट फेज, वो खेला गया था नई दिल्ली में, और उस वक्त फर्स्ट प्लेस पर चाइना था, लास्ट जो मेडल टेली आई थी लास्ट फेज की। सेकंड पर इटली था, इंडिया उस वक्त 7वें स्थान पर था। इंडिया ने 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते थे 2024 के आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में। चाइना पहले स्थान पर था, ठीक है, 39 मेडल के साथ। वहीं पर हम आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो अंडर 21 के जो खिलाड़ी होते हैं 21 एज के अंदर, उनका एक शूटिंग इवेंट है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ही इसका आयोजन करवाता है। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। 2024 में इसका लास्ट एडिशन हुआ था, और उस वक्त इंडिया मेडल टेली में पहले स्थान पर था। इसका 2028 में आयोजन फिर से इंडिया में किया जाएगा, ठीक है। इंडिया में भी शूटिंग की जो संस्था है वो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। शूटिंग गेम्स की सर्वोच्च संस्था है। 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और कालिकेश नारायण सिंह देव इसके अध्यक्ष या प्रेसिडेंट के पद पर हैं, ठीक है। तो बेसिक फैक्ट थे, जो अदर हैं वो भी यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिए। 12 जुलाई के हमारे सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर चलेंगे, ठीक है। आंसर देखेंगे, एमसीक्यूज है हमारे पास। केयर एज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया का कितना प्रतिशत दुर्लभ पृथ्वी तत्व का भंडार है? तो इंडिया में 8% रेयर अर्थ एलिमेंट देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा 49% कहां पर? चाइना में। भारत की पहली स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट शिप का क्या नाम है? आईएनएस निस्तार इसको नाम दिया गया है,
4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी कौन सी बनी है? तो यह है एनवीडिया, अमेरिकी कंपनी। पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिराबिलिस प्रदान किया गया? तो हमने बात की थी इसकी, यह दिया गया है नामीबिया की गवर्नमेंट के द्वारा। नवजातों के लिए पहले मलेरिया उपचार कॉटम बेबी को किस देश ने मंजूरी प्रदान की? तो इसे मंजूरी दी है स्विट्जरलैंड की सरकार ने। कारनाक ब्रिज, जिसका नाम बदलकर सिंदूर फ्लाईओवर किया गया, कहां पर स्थित है? यह देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के मुंबई में। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो यह बना है भारत का गुजरात राज्य। मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की गई? इस योजना को शुरू किया है पंजाब सरकार ने, मुख्यमंत्री सेहत योजना। जैक डोर्सी द्वारा लॉन्च किया गया बिट चैट क्या है? तो यह एक मैसेजिंग ऐप है जो बिना इंटरनेट के काम करता है, आंसर सी। माउंट रेनियर किस देश में स्थित है? यह देखने को मिलेगा हमें माउंट रेनियर यूएसए में स्थित वॉल्केनो है। क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लेते हैं। अब हम जो कल के थे, कुछ कमेंट भी देखेंगे हम यहां पर आज। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो जूट उत्पादन से संबंधित है गोल्डन फाइबर क्रांति। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा प्लेस है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर सभी स्टूडेंट ने लगभग सही दिए हैं। इनमें पुष्पराज, इन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया है। अंशु कुमारी ने भी बिल्कुल सही आंसर किया है। वैसे सभी के आंसर सही है, पर यहां पर मैंने 2 नाम कलेक्ट किए हैं। इसके अलावा एक कमेंट आया था मुस्कान चौहान का। इन्होंने कहा है, सर मेरा आपकी वीडियो देखी करंट अफेयर की, सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आपकी वीडियो से थे। तो देखिए सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, चाहे वो सेंट्रल की एग्जाम हो, स्टेट की एग्जाम हो, करंट अफेयर के क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि किसी भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एंड तक पूरे वीडियो को देखा करें, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए। करंट अफेयर आपको यहीं से आना है, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो डेली करंट अफेयर को रोज फॉलो कीजिए। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको बता देता हूं, आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कल फिर हम कुछ कमेंट लेंगे जो कि इंटरेस्टिंग होंगे, अच्छे होंगे। वसा का पाचन कहां होता है? पहला क्वेश्चन। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? और ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में या किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये तीनों क्वेश्चन पॉज करके नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। और सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।